थैंक यू वेरी मच मैम यहाँ पर आने के लिए. यूर क्वाइट द ग्लोब ट्रॉटर दीज डेज. आपको हम देखते हैं डावोस में टॉकिंग अबाउट पॉलिसी. पर जो यहाँ का देश में जो आपको वोटर सुनता था, देश में जो लोग आपको देखते थे एकदम मुखर आप आवाज, तो ऐसे कह रहे हो जैसे भगवान को प्यारी हो गई देश में. भगवान ना करे. बट वो सोच रहे हैं कि आजकल स्मृति जी थोड़ी टोन डाउन हो गई है. क्या बिल्कुल क्या कर रही हैं आजकल? आपका शीर्षक है कार्यक्रम का व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, और मेरा कार्य है कि अब मैं इंश्योर करूं कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे द वर्ल्ड डज टुमारो. तो इसीलिए मेरा सौभाग्य है कि 2 दशक मैंने अपने संगठन को और 10 साल मैंने अपनी सरकार को एक कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा दी. अपने राष्ट्र में थोड़ा बहुत योगदान देने का मैंने प्रयास किया. लेकिन एक मीडिया के शो के हिस्से में मैंने कहा था देश में कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. तो नए क्योंकि सांचे में ढलते हैं, तो एक नया सांचा है जिसमें ढला है, लेकिन मिट्टी वही है, खुशबू वही है, संकल्प वही है. चाहे देश में हो या विदेश में, परचम भारत का लहराना चाहिए, ये मेरा संकल्प है. मैम, आपने जो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जिसके चेयर अब भारत है, और ये हम सबको जानना चाहिए क्योंकि कई बार हम इतने अपने जो डेली ग्राइंड ऑफ पॉलिटिक्स में उलझ करके रह जाते हैं. अभी ऐसे कई हाई टेबल्स हैं, ग्लोबल हाई टेबल्स, जिसपे भारत आसीन है, जिसको चेयर कर रहा है भारत, और अलायंस ऑफ ग्लोबल गुड उनमें से एक है. पर हार्डकोर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल आपने जा करके चुनाव लड़ा, जायंट किलर, और वहां से आपने जो लीप किया है पॉलिसी में, क्या लेसन्स आप पॉलिटिक्स से पॉलिसी में ले गई हैं, और क्या अब यही दिशा आपकी रहेगी, पॉलिसी मेकिंग, ग्लोबल प्लेटफॉर्म? बहुत कम लोग ये नसीब लेकर आते हैं कि वो ग्रास रूट एक्टिविज्म करें, सोशल एक्टिविज्म करें और पॉलिटिकली प्रैग्मेटिक रहें, पॉलिटिकली भी प्रखर रहें. उनमें से भी कम लोगों को ये मौका मिलता है कि अपने देश में, अपने जिले में, और जिले के साथ साथ ब्लॉक या गांव हो, वहां पर भी काम करें, सेवा दें. और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि आपने कहा, कुछ ऐसे मसले अथवा कुछ ऐसे विभाग या कुछ ऐसे संगठन जहां पर न सिर्फ देश की बल्कि वैश्विक संकल्पों की वो जगह होती है, वहां पर हिंदुस्तान को एक अपनी जगह मिले. मेरा ये एक उद्देश्य था जीवन का कि हम कब तक टेबल में सिर्फ एक मेंबर के नाते बैठेंगे. एक कल्पना ये थी कि हम क्यों ना अपना एक टेबल बनाएं जिसके मुखिया हम हों, जो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड है. और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैंने इसकी शुरुआत की. विश्व भर के 10,000 सबसे जो टॉप विख्यात कंपनीज हैं वो इसमें आए. विश्व भर के जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, वो इसमें आए. तो चाहे वो आपका मास्टर कार्ड जैसा एक संगठन हो, चाहे B20 में आज हम को चेयर कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, और उसमें हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहभागिता देने का मौका मिल रहा है. हिंदुस्तान में जिस प्रकार से महिला और आर्थिक विषयों पर उद्योग की दृष्टि से हम महिला को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वही टेम्पलेट अब कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट में हम 56 राष्ट्रों में हिंदुस्तान का टेम्पलेट लेकर जाने वाले हैं. साथ ही साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनकी उदारता है कि मेरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण के जितने मैंने कार्य किए, अथवा टेक्सटाइल्स में मेरे जितने कार्य हुए, तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरित हो कई ऐसे कार्यक्रम वो अपने राष्ट्र में करना चाहते हैं. और मुझे लगता है कि भारत का लोहा इसलिए भी अब माना जाता है जब आपके देश की पॉलिसी कोई और देश उसे अपनाना चाहे, क्योंकि वो आपके देश में गरीब से गरीब व्यक्ति पर उसकी छाप छूटते दिखता है. तो मेरे लिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात का गौरव जरूर है कि मैं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेमों में अथवा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, वहां सिर्फ एक महज आवाज नहीं बल्कि एक डिसाइसिव फैक्टर बन के हम वहां पर काम कर रहे हैं. लेकिन भारत में भी वो काम जारी रहे, ये मेरा एक कहीं ना कहीं एक एफर्ट रहता है, कोशिश रहती है. तो इस साल भारत में 300 जो सबसे पॉपुलस हमारे शहर हैं, जहां पर महिला उद्यमी जो मात्र 25 लाख कमाती है, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया लखपति दीदी का.
अब हम क्योंकि प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में पले बड़े हैं, तो हमारा भी थोड़ा एम्बिशन जागृत हो। हमने कहा लखपति तक सीमित क्यों ना रहो, क्यों करोड़पति नहीं बन सकती महिला। तो हम अब इन 300 शहरों में वो महिला उद्यमी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम 20 लाख रुपए का टर्नओवर कर चुकी है सतत 2-3 साल, अथवा एसएमई में 2-3 साल से सतत 20 से 25 लाख का टर्नओवर कर चुकी है, वो 1 करोड़ कैसे कमा पाए, उसकी व्यवस्था, उसका समर्थन देने के संकल्प के साथ इस वर्ष मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। लेकिन मेरी शर्त हमेशा ये रहती है कि सरकार पर निर्भर होकर ये काम नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे संगठन में ये सिखाया जाता है कि लोकतंत्र में सरकार एक हिस्सा है। लोकतंत्र की नींव और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता है। और नरेंद्र भाई खुद भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी हैज टू बी अ पार्टनरशिप बिटवीन द पीपल एंड द प्राइम मिनिस्टर। क्यों हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी को या सरकार को ही सामाजिक या आर्थिक उत्थान में अपना योगदान देना है। हम खुद नागरिक होने के नाते क्यों ना एकजुट होकर अपने समाज में कोई योगदान दें जो हमारी अर्थव्यवस्था को और सशक्त करे, और उनके उसी जीवन मार्गदर्शन से कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम हमारा जो है प्रेरित हुआ है। आपने बताया ये सब मुद्दे आपने रखे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, लेकिन एक और बहुत अहम मुद्दा आपने वहां रखा था तब जब आप पिछली बार भी गए थे, और वो था कि हमने कैसे ताकत दी है महिलाओं को, भारत में रिप्रेजेंटेशन दिया है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक जी। और वो एक बड़ी उपलब्धि है भारत की, और उससे दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है। उस पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। लेकिन भारत में अभी भी राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं को अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ता है, या शायद लड़ने भर की भी महिलाएं हर दल में मौजूद नहीं है। तो वो रिप्रेजेंटेशन अभी भी देश में राजनीतिक दलों के बीच राजनीति में नहीं मिला है महिलाओं को। मैं, चूंकि इन्होंने मेरे अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण का वर्णन किया है, एक चीज को सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। हम अपने देश की उपलब्धियों को कम गिनाते हैं, देश की चुनौतियों को विदेश जाके ज्यादा गिनाते हैं, और स्पेशली उन मंचों पर जहां सरकार के प्रतिनिधि ना होकर समाज के नेता एकत्रित होते हैं। भारत की छवि जो हमें लगता है और जो बाहर है, उसमें एक थोड़ा सा अंतर है। मैं आज बड़े गौरव के साथ कहती हूं कि हमारे देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। कई देश हैं जो वैश्विक दृष्टिकोण से आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वो आज तक महिला राष्ट्रपति को चुन नहीं पाए हैं। इतना मादा उनमें नहीं है जितना मेरे देश में है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने देश की राजनीतिक ताकत को जब देखते हैं तो सिर्फ महिला कितनी संसद में है उससे उस ताकत का अंदाजा लगाते हैं। हमारे देश में 15 लाख महिलाएं पंचायत का चुनाव लड़कर जीतती हैं, और मात्र आरक्षण की वजह से नहीं जीतती। 50% का अगर आरक्षण है तो 65 से 70% तक जनरल सीटों से भी महिलाएं जीत कर आती हैं। उस ताकत को हम मोल नहीं देते, उस ताकत के बारे में हम कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा नहीं करते। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोग कहते हैं अरे 1.5 मिलियन विमेन वो गांव में चुनकर आती हैं, संसदीय क्षेत्र को अगर आप एक ग्रामीण अंचल से और पंचायत के चुनाव से जोड़ें तो पंचायत का चुनाव ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पॉपुलेशन छोटी होती है, रिश्तों में नोक-झोंक थोड़ी ज्यादा होती है, अच्छा बुरा बहुत ही छोटे परिवेश में समझ में आता है लोगों को। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो ऐसी व्यवस्था जहां पर हर जगह पर महिलाएं अपनी जगह बना रही हैं, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि वहां पर हम इन मुद्दों को रखें। जहां तक हमारे देश की बात है, मेरा ये गौरव है कि मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूं जहां पर हमारी पार्टी के अंदर का आरक्षण सुनिश्चित तब हुआ महिला के लिए। 33% आरक्षण संगठन में जब राजनाथ जी हमारे अध्यक्ष थे, तो जब एक पुरुष अध्यक्ष थे उन्होंने महिलाओं के लिए संगठन में आरक्षण दिया। ये बात और है कि जिस संगठन में महिला अध्यक्षा है उसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं है। और ये भी एक सत्य है जो कोई झुटला नहीं पाएगा कि जब एक पुरुष प्रधानमंत्री ने एक पहली बार नए संसद की इमारत का उद्घाटन करवाया तो लेजिस्लेटिवली कानूनी दृष्टिकोण से पहला कानून 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए पारित किया। तो ये गलतफहमी जो लोग पालते हैं कि महिला का राजनीतिक या आर्थिक उत्थान मात्र महिला करेगी, मुझे लगता है हमारे देश के इन 2 पुरुषों ने तो कम से कम इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण दे दिया है। और
प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही हमारी लीडरशिप के साथ डिसाइड किया था कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हमारे लिए रेस के लिए द्रौपदी मुर्मू जी रहेंगी। तो मुझे लगता है कम से कम हमारे देश में हमने प्रमाणित कर दिया है कि महिला के उत्थान के लिए जरूरी नहीं है कि हम पुरुष की प्रताड़ना का उल्लेख करें। पर आप मिस करती है हर दिन की जो राजनीति की जो एक गहमा गहमी होती है एक नेता के तौर पर? आप झगड़े की बात कर रहे हैं? हाँ, वो उसको मिस करती है, झगड़े या... देखिए, हर परिस्थिति का अपना एक स्वभाव होता है। मैं जिस स्वर में संसद में बोलती हूं, अगर सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसने देश की तिजोरी को लूटा हो, और जब वो बेबाक तरीके से बार बार संसद में झूठ बोलता जाए वो व्यक्ति, अथवा वो व्यक्ति जो मुखौटा डाले सेक्युलरिज्म का लेकिन दो समुदायों में झगड़े करवाए, या वो व्यक्ति जिसके पास सतत सत्ता रही हो लेकिन उसने अपने क्षेत्र में कोई भी गरीब कल्याण का काम ना किया हो और प्रधानमंत्री पर तंज कसता हो, या वो व्यक्ति जिसके पास प्रधानमंत्री में कोई त्रुटि निकालने के लिए कोई विषय ना हो लेकिन बार बार उसे चाय वाला कह के अपमानित करना और शेखी बगाड़ने का काम करता हो, तो स्वाभाविक है जो लोग प्रधानमंत्री जी या लीडरशिप के साथ, मैंने अपनी पार्टी में 2003 में पहली बार संगठन में जगह पाई थी, तो मुझे कम से कम पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 22 साल हो गए। तो जब आप किसी परिधि में अपने बड़ों को अपमानित होते देखते हैं या गरीब को प्रताड़ित होते देखते हैं, तो निश्चित रूप से एक स्वभाव में आप एक स्वर में बोलेंगे जरूर। महिला होने के नाते उसमें चुनौती मात्र ये होती है कि अगर आप प्रखर वक्ता हैं और आप फेमिनिन ओवरचर्स नहीं रखती हैं, उसका हिंदी रूपांतर और अनुवाद करूंगी तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप असहाय नहीं दिखती हैं, अगर आप अपना काम जानती हैं, अगर आप किसी का सहारा नहीं चाहती, तो निश्चित रूप से आपको घमंडी कहेंगे। लेकिन आपको इस बात की तैयारी रखनी होगी कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, मुद्दा या आपको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, आप पर किस प्रकार का कटाक्ष होता है, आप पर किस प्रकार का प्रहार होता है, वो विषय है कि मुद्दा विषय है। तो मेरे लिए हमेशा मुद्दा ही इंपॉर्टेंट रहा है। आपने अपने टेलीविजन चैनल के माध्यम से मेरे राजनीतिक सफर पर जितनी भी रिपोर्टाज की है, उसमें निश्चित रूप से आपने देखा है कि मेरे ऊपर जब अटैक भी होता था तो कई बार भद्दे किस्म के अटैक्स होते थे, और मैंने एक महिला नहीं बल्कि कार्यकर्ता के नाते एक संकल्प लिया था कि या तो मैं उनके अटैक्स में इतना टूट जाऊं कि रोने के अलावा या असहाय होने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ना हो, या मैं इस प्रिविलेज को समझूं कि संसद में होना 140 करोड़ के देश में अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है, और उन लम्हों का, उस वक्त का इस्तेमाल करूं कि किसी गरीब को छत देने का माध्यम बनूं, किसी महिला जिसने कभी जीवन में अपने घर में टॉयलेट नहीं देखा उसको वो सम्मान दिला पाऊं। तो आपको कहीं ना कहीं वो मेजर करना पड़ता है कि आपके लिए इंसान के नाते, नागरिक के नाते क्या इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से फिर मेरा स्वरूप आप देखते हैं। तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं अपने देश की बात करती हूँ, पार्टी विशेष की बात नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब मैं जाती हूँ तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि मेरे देश की राजनीति में जो छीटाकशी होती है वो मैं वहीं छोड़ दूं, क्योंकि वहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं हिंदुस्तान के एक साधारण नागरिक के नाते अपना प्रतिनिधित्व वहां कर रही हूं, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे देश के बारे में कुछ भी ऐसा कहे जो किसी हिंदुस्तानी को आहत करे। तो जो झगड़े हैं, जो महिला का हिंदुस्तान में स्वभाव होता है, घर के झगड़े घर में करो, बाहर वालों को कभी मौका मत दो कि वो तुम्हारे घर की ओर आंख उठा के देखें। आपने बात की जिस तरीके की आप पे अटैक्स हुए थे, और बहुत पर्सनल भी अभी भी होते हैं ऐसा। आप देखिएगा आज के आपके इस इंटरव्यू के बाद, साक्षात्कार के बाद, अगर मैं कोई भी क्लिप डालूंगी किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में तो नीचे भद्दी गालियां और टिप्पणियां ही आएंगी। तो
ऐसे में जब आपकी फैमिली रिएक्ट करती है, अब जबकि आप जाकर के डावोस में बात करती हैं, आप गेट्स फाउंडेशन के साथ मंच साझा करती है, कभी आपकी फैमिली बोलती है कि आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो, अब आप जो कर रहे हो वही सही है, वापस उस आपाधापी में मत जाइए, राजनीति छोड़ दीजिए, कभी ऐसा हुआ है, कभी सोचा है ऐसा? नहीं, जब ब्याह हुआ था तो उनको पता था संघी से शादी हो रही है, तो ये बीमारी मेरी तीसरी पीढ़ी वाली बीमारी है। तो कभी ऐसा तो नहीं होगा कि कोई सेकंड थॉट्स हुए, कोई और? हमने अपने नाना को, जो विश्व हिंदू परिषद में वनवासी कल्याण आश्रम में सेवा देते थे, इमरजेंसी में बहुत सारे स्वयंसेवकों के साथ हुआ, उनकी तो नींव तोड़ दी गई थी, तो जिंदगी भर वो लंगड़ा के चलते थे। और जब मैं अमेठी में 2019 में जीत पाई, तो मुझसे किसी एक वरिष्ठ ने जब बधाई दी, तो वो वरिष्ठ थे जो मेरे नाना जी को जानते थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरी सफलता नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसकी टांगे टूटी, वो जिंदगी भर जब तक जीवित थे वो लड़खड़ाते हुए चले। तो मेरे लिए मेरी राजनीति कोई शौक का विषय नहीं है। राष्ट्र के प्रति मेरी सेवा या मेरा भाव कोई पॉलिटिकल स्टंट या कोई पॉलिटिकल बिलीफ नहीं है। कई लोग मीडिया से पॉलिटिक्स में तब आते हैं जब उनका करियर ऑलमोस्ट ढलान पर होता है। मैं मीडिया के शिखर पर जब पहली बार पार्लियामेंट में सेवा देने का मौका मिला, तो मैंने अपना प्रॉमिसिंग अच्छा खासा करियर तब छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर पार्लियामेंट में अपनी पार्टी की प्रतिनिधि बन के आ रही हूं, तो मुझे 24 घंटा चाहिए जो मैं पूरा का पूरा अपने प्रदेश को दूं, अपने देश को दूं। मेरा यह मानना है कि मेरे परिवार को मेरा ये स्वभाव पता है, और जब स्वभाव में ही कई लोगों ने कटाक्ष किया, एक आपका चैनल नहीं है फिर भी माफी चाहती हूँ पंडित जी, बोल रही हूँ, एक बहुत ही आपको तो पता होगा वरिष्ठ पत्रकार रहे थे कमलेश सिंह, तो 4 जून के बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें मुझ पे कटाक्ष किया था कि अमेठी में कुछ ज्यादा ही काम कर दिया, हर जगह गई, गटर साफ किया, हर गांव में गई, हर घर को जोड़ने का प्रयास किया। ऐसा थोड़ी ना पॉलिटिशियन करता है। और उस एक पॉडकास्ट ने मेरे देखने का नजरिया बदल दिया। मुझे तब एहसास हुआ कि 20 साल मैंने राजनीति नहीं की थी, क्योंकि अगर नेता होती तो मुझे वाकई में चिंता होती कि अगला चुनाव कहां से लड़ूंगी। अगर नेता होती तो कहती सेफ सीट दो, अमेठी तो सब हारते हैं। अगर नेता होती तो कहती कि भाई फीता कहाँ काट सकते हैं ये बताओ, सोशल मीडिया की आर्मी कैसे ला सकते हैं ये बताओ, फोटो अच्छा कैसे खींच सकते हैं ये बताओ। और ये मेरे बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि मैं स्वयं मीडिया से थी। सोशल वर्क में लग गई, राष्ट्र के प्रति उस भावना के साथ काम में लग गए कि भाई एजुकेशन पॉलिसी 3 दशक से बदली नहीं गई है, उसको बदला जाए। जेंडर में अगर आप देखें तो आंगनवाड़ी का सिस्टम 1970 से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि उसमें हम टेक्नोलॉजी लाएं। तो जो आप महीन काम करने लगते हैं ना, थोड़ा 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 जोड़ के, तो उस पॉडकास्ट के बाद, और मैंने कमलेश जी को फोन किया और धन्यवाद दिया, तो वो डर गए, उनको लगा कि मैंने झगड़ा करने के लिए फोन किया है। मैंने कहा मेरे जीवन में पहली बार एक पत्रकार ने कहा कि बाहर सब छोड़ो, खुद ने कैसे काम किया है उसको देखो। और मुझे तब रियलाइज हुआ कि मैं पॉलिटिशियन कम रही और समाज सेवक ज्यादा रही। आप पॉलिटिशियन बन गई हैं आप? मैं नहीं, मुझे नहीं लगता, वो कहते हैं ना कि पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने देश के साथ सौदा कर पाऊंगी, अपने समाज के साथ सौदा कर पाऊंगी। मैं आई ही इसीलिए थी राजनीति में, और आज भी राजनीति में इसीलिए हूँ। और मुझे याद है कि मुझसे जब को लोग कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा गौरव क्या है, अब जो लोग गांव में रह चुके हैं शायद वो इस बात से इत्तेफाक रखते हों कि गरीब घर जिसमें एक औरत के परिवार के किसी व्यक्ति के पास शौचालय तक नहीं है, बड़े ही अटपटे से पॉलिटिशियंस होते हैं जो कहते हैं कि नहीं उसको घर मिलाना। तो अमेठी में 1 लाख लोगों को अपने परिवार के लिए घर मिला, मेरी वो उपलब्धि है। और अगर आपके लिए वो चीजें मायने रखती हैं तो मुझे लगता है कि आप आजीवन पॉलिटिक्स में काम कर सकते हैं, इफ दैट ड्राइव्स यू।
और ये हाँ ऐसे ही होते रहना चाहिए। बेचारे कमलेश जी भी घबरा गए थे, उन्होंने कहा अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी विधा बदल दो, कुछ बदलना मत। आपने लेकिन अभी जब आप बात कर रही थी तो आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया और वो आपके समय में शुरुआत हुई उसकी, और आजकल वो सुर्खियों में है 3 लैंग्वेज पॉलिसी की वजह से, और एक लंबा विवाद उस पर, राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ है। उसमें बहुत कुछ है और, लेकिन वो सीमित हो गया है भाषा तक आकर। आप कैसे देखती हैं अब जो विवाद हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर? देखिए, गृह मंत्री जी ने हाल फिलहाल में उस पर अपनी टिप्पणी दी है सार्वजनिक। उस पॉलिसी में किसी एक विशेष भाषा का उल्लेख नहीं है। भारत में 125 भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड हैं, संविधान जिनको एक सम्मान देता है। भारत में 16,000 डायलेक्ट्स हैं, 400 से ज्यादा भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, हो रही नहीं है, हो चुकी हैं। पॉलिसी में विस्तृत रूप से इस बात की चर्चा हुई कि मदर टंग में बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए, और अगर आप उसका इमोटिव जवाब मांगेंगे तो सबको लगेगा कि भाई भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो कहेंगे मदर टंग। लेकिन अगर आप चाइना से कंपैरिजन करेंगे, चाइना हो या बाकी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जो राष्ट्र आते हैं, वहां पर साइंटिफिकली इस बात की समीक्षा की गई है कि जब आप बेसिक मैथ्स और साइंस और लैंग्वेज मदर टंग की सिखाते हैं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट फाउंडेशनली उसमें ज्यादा विकसित होता है। तो वो डिसीजन कि आप मातृभाषा में फाउंडेशनल एजुकेशन कीजिए, वो मात्र एक इमोशन नहीं है, वो एक साइंटिफिकली रजिस्टर्ड फैक्ट है। और अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए भारत की नई पीढ़ी उस समय का आलिंगन करे सशक्त रूप से, तो उसको स्टेम में, मैथ्स और साइंस में कहीं ना कहीं अपने कौशल को दिखाने की जरूरत है। जो मातृभाषा में सीख के बड़े शहरों में अंग्रेजी में सीखने आते हैं, उनको निश्चित रूप से भाषा की चुनौती होती है। लेकिन आज हायर एजुकेशन सिस्टम में इतना सिस्टम 10 साल में मोदी सरकार ने बना लिया है कि ट्रांजिशन के उस फेज में टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है कि आप वो ट्रांजिशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन आज भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मातृभाषा में जिसने मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ा है, वो जिंदगी भर उस फाउंडेशनल जर्नी को कभी भूलता नहीं है। तो जो लोग भाषा पे विवाद कर रहे हैं, शायद उन्होंने पॉलिसी को या तो ढंग से पढ़ा नहीं, या फिर अपने स्टेट में कुछ ऐसे तत्वों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद राजनीति में उनसे आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टेट में पैशंस कैसे इग्नाइट किया जाए, तो मुझे लगता है उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। दुख की बात यह है कि भाषा कोई भी हो, किसी भी राज्य की हो, हमारे देश की है, तो ना हिंदी से बैर करो ना किसी और भाषा से। और इसीलिए मातृभाषा से बैर करना मेरे लिए बहुत ही एक हास्यास्पद चुनौती होती है, क्योंकि अपनी माँ से कौन बैर करता है। पर एक इसका जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन दिया जाता है, और क्योंकि आपने एनईपी अपने कार्यकाल में आपने बहुत क्लोजली उसको फॉलो किया है और उसको क्या बनाया है, फॉर्मुलेट किया है, फंड्स क्यों विदहोल्ड कर रहे हैं? क्या उनका ये कहना है कि चलिए हम हमेशा से 2 लैंग्वेज किया है? मुझे लगता है कि एक तो उसमें भी शायद मैं, चूंकि अभी शिक्षा मंत्री को इस विषय पे विस्तृत जानकारी आपको देनी चाहिए। जितना मैं सरकार का स्वभाव और आचरण जानती हूँ, आपको जितना फंड मिलता है पहले आपको चरणों में मिलता है। जिस चीज के लिए मिलता है आपको उस चीज के लिए पहले पैसा खर्चना पड़ता है, फिर सरकार को ट्रेजरी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपने बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया था ताकि बच्चे पढ़ सके एक अच्छे से महफूज जगह में, तो हमने बिल्डिंग बना दी है। अगर आपने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा ट्रांच एज पर फाइनेंशियल रूल्स आपके पास आ ही नहीं सकता। तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि आपने उस पैसे का क्या किया कि दूसरा ट्रांच आपके पास नहीं आ रहा। तो अगर आपने पीएम श्री का काम ही नहीं किया है वहां पे, तो आप तो मैंने कहा ना, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा शिक्षा मंत्री को करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट में क्या उन्होंने दिया है, कैसे दिया है, किस बजट हेड में कितना पैसा स्टेट ने इस्तेमाल नहीं किया है, वो उनके पास एक ऑथराइज जानकारी होगी। लेकिन सिस्टम यही है कि अगर मान लीजिए आप पीएम श्री की बात कर रहे हैं कि
कि अगर पीएम श्री के लिए पैसा गया है सरकार के खजाने में, और मुझे लगता है एक स्पष्टीकरण होना चाहिए, वो खजाना देश की जनता के टैक्स पेयर का है, किसी व्यक्ति का नहीं है, ना नरेंद्र भाई का है, ना शिक्षा मंत्री का है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है जब हम उस पद पर होते हैं कि उसका सदुपयोग हो। तो अगर मान लीजिए आप पीएम श्री की बात कर रही हैं, अगर उस स्कूल के लिए दिया गया पैसा उस स्कूल के इस्तेमाल में नहीं आया है, तो निश्चित रूप से फिर दूसरा ट्रांच उसी स्कूल के लिए क्यों मिलेगा जिस पे आप काम ही नहीं कर रहे हैं। मैम, आपने अपने जब क्रिएटिव करियर की बात की, जब आपने राजनीति में कदम रखा तो आपने पीक पे उसे छोड़ा। आप क्रिएटिव जगत से जुड़ी रही हैं, आपके बहुत नहीं, राजनीति और क्रिएटिव दोनों साथ में किया, संसद में तब छोड़ दिया। हाँ, और अभी भी आपके बहुत गहरे रिश्ते हैं क्रिएटिव वर्ल्ड से। अब जो है एक यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या क्रिएटिविटी को कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे को याद है क्योंकि मैं आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करती हूँ, आप शायद वो बहुत कम मंत्रियों में से थी या सांसद में से थी, नेताओं में से थी, नेता भी ज्यादातर जो को क्रैक करते नहीं, आप मीमर भी थी, आप अभिषेक उपमन्यु का थी ऐसा बोल रही हैं पंडित जी। आजकल आप इतना नहीं शेयर करती हैं, आपने थोड़ा मीम कम कर दिया है, पहले तो आप एकदम प्रोलिफिक मीमर हुआ करती थी। और आप अपने ऊपर अभी तो किया है, पिताजी भी साथ ही खड़े थे। आप अपने ऊपर जोक करती हैं। और अभी कल ही एक फोटो मेरी बाहर निकली थी तो किसी ने लिखा टुनटुन मासी, मैंने कहा वाह भैया, इससे बेहतर और कोई इंसल्ट नहीं दिया क्या तुम्हारे पास। तो अब अगर गालियों की भी उत्कृष्टता नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं। तो अब जब कोई मीमर के ऊपर या कॉमेडियन के ऊपर लोग इतने नाराज हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप उनको थोड़ा एडवाइस दें कि थोड़ा सा इसको लाइटली देखिए, लोकतंत्र में कौन कैसा बिहेव करता है उसका ठेका या उसका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी ना मेरी है ना आपकी। लोकतंत्र में ये स्वभाव है कानून का कि मर्यादाओं को कानूनी खींचा गया है हमारे संविधान में। उस मर्यादा का कोई उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करता है। अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं मान सकती हूं कि लोकतंत्र का गला घुट रहा है। लेकिन अगर पुलिस ने मर्यादा के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की, क्योंकि मेरी समझ से मुझे आपका इशारा समझ आ रहा है, अगर मुंबई में पुलिस अपनी कार्रवाई ना करती तो मेरी समझ में आता। पुलिस पहुंची मौके पे, ऊपर जो कर रहे थे उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन किया, वो बात अलग। और अगर आप क्रिएटिविटी की दृष्टि से बात करती हैं, क्रिएटिविटी का एक तकाजा होता है। आपने मेरी राजनीति को देखा होगा, एक व्यक्ति विशेष के बारे में हमेशा मुझसे कई प्रकार के सवाल किए गए, लेकिन जब भी उन पर निजी कटाक्ष करने को बोला गया, मंत्री के नाते या फिर राजनेता के नाते, मेरा पूरा करियर गवाह है कि मैंने कभी भी उनके निजी जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। तो अगर आपको नेता में ऐब निकालना है, उसके काम में ऐब निकालना है, निश्चित रूप से निकालिए। लेकिन जब आपके पास ऐब निकालने के लिए पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट कटाक्ष के लिए ना हो, मजाक के लिए ना हो, और आप उसका मजाक ये कहकर उड़ाएं कि वो चाय वाला है या ऑटो रिक्शा वाला है, तो ये आपकी क्रिएटिव लिमिटेशंस को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का क्रिएटिविटी को देखने का एक अलग नजरिया, एक अलग अंदाज होता है। मजाक मेरा भी उड़ता है, लेकिन मैं उस मजाक में कोई ऐसा जवाब नहीं देती हूँ। हाँ, मेरे अगर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई कुछ कहता है तो मैं एक फनी सा रिस्पॉन्स देती हूँ। लेकिन उसमें फर्क यह है कि मुझे मार खाने की 2 दशक की पुरानी आदत है। पब्लिक स्पेस में बैठ के ह्यूमिलिएट होने की 2.5 दशक की आदत है। तो क्या मेरी आदत बुरी है या जो करते हैं करने के लिए उनकी आदत बुरी है? ये सवाल का जवाब सिर्फ दर्शक या फिर लोकतंत्र में नागरिक ही दे पाएंगे। स्मृति जी, लेकिन ये आप, क्योंकि इस बारे में हम कई बार अभी बात हुई है, तो एक्चुअली आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू कि ये क्यों होता है? आपको लगता है कि ज्यादा अग्रेसिव होते हैं लोग महिला को एक स्ट्रांग रोल में देख के या एक स्ट्रांग पोजीशन में देख के, जब वो अपनी बात को मजबूती से रखती है तो उस वजह से ज्यादा अटैक होता है? या
सभी नेताओं पर आपको लगता है बराबर होता है या एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं, ज्यादा है? हमारे यहाँ क्यों है? मेरा जितना अनुभव है, मैंने कभी भी, और एक दो सीनियर्स यहाँ पे इस बात के साक्षी हैं, किसी पत्रकार को घर पे खाना खाने के लिए नहीं बुलाया, नहीं बुलाया कि भाई मेरी ये खबर छाप दो कैसी है, नहीं किया। मैंने कभी भी, अगर किसी एडिटर ने मेरे बारे में, तो एक हेडलाइन आ गई थी एंटी नेशनल, और मैं उस एडिटर को भी जानती थी, संपादक को भी जानती थी, और अखबार के मालिक को भी जानती थी, लेकिन मैंने कभी फोन नहीं किया। तो ये भी हमारी राजनीति में होता है, विशेषतः दिल्ली में, कि आप ऑपोजिशन के साथ फ्रेंडली फायर करो और फिर शाम को उसके साथ खाने पे जाओ। वो फितरत मेरी है नहीं। फिर कई बार मंत्री के नाते कुछ लोगों ने, जो एकेडमिक वर्ल्ड से हैं, एक दो वाक्य तो मैं अभी सुना देती हूँ। जब मैं एचआरडी मंत्री थी और पंडित जी बैठे हैं, तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, अरे एक फला फला जर्नलिस्ट ने कहा आप अनपढ़ हैं। मैंने कहा अच्छा जी भाई साहब, और मैं मंत्री थी तब। तो उन्होंने कहा ऐसा कीजिए, मेरी यूनिवर्सिटी में आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, फोटो खींचिए, उनकी यूनिवर्सिटी पुणे में है, आपको इसके बाद कोई अनपढ़ नहीं कहेगा। आप सोचिए, आप मंत्री हैं, आपसे कोई इनविटेशन देने के लिए आया है जो आपसे कभी जीवन में मिला नहीं, लेकिन उसको सरल लगता है आपको मुंह पे अनपढ़ बोलना। क्यों? क्योंकि उसने किसी पत्रकार से सुना था। तो मैंने कहा भाई साहब, तो आपका रिस्पांस, आप तो सोचेंगे स्मृति ईरानी अभी तलवार निकाल के, डंडा निकाल के सर पे चला देगी उसके। तो मैंने बड़ी सरलता से कहा, मैंने कहा भाई साहब, जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मुझे अनपढ़ नहीं कहलवाना है अपने आप को, मैं निश्चित आपकी यूनिवर्सिटी आऊंगी। लेकिन अगर मैंने कोई और रिएक्शन दिया होता, जो मैंने एक और सज्जन को दिया, एक आईआईटी के डायरेक्टर थे, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, कहीं कैंपस खोला टैक्स पेयर के पैसे से और थोड़ी धांधलेबाजी की। तो मैंने जब फाइल मेरे पास आई तो अफसर ने कहा कि मैम ये कानून का उल्लंघन है, इस पे एक्शन होना चाहिए। मैंने कहा जो नियम अनुसार एक्शन है आप लीजिए। तो वो सज्जन आए किसी व्यक्ति को लेके, और जिस व्यक्ति के साथ आए थे उस व्यक्ति को अंदाजा नहीं था कि सज्जन आए क्यों हैं। उनको लगा जो व्यक्ति मिलने आया, मैं क्योंकि व्यक्ति का नाम नहीं बोल सकती, तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ एक्शन मत लीजिएगा। तो मैंने कहा देखिए जो नियम है वो तो पालन होगा। तो ये सज्जन बाहर गए, इन्होंने एक बड़े नेता को फोन किया और बोला बड़ी घमंडी है, आपने भेजा और ये मेरे से तमीज से बात नहीं करती। मैंने कहा थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो नेता ने कहा अरे बाप रे क्या हो गया, स्मृति ने कुछ बोल दिया? हाँ हाँ बहुत घमंडी है, और मुझे तो धमका दिया कि मुझे ये अपने ऑफिस के जो खिड़की है उससे बाहर फेंक देगी। अच्छा मेरा ऑफिस था 3रे माले पे। तो इस सज्जन ने तमाशा किया, तो मुझे फोन आया, आपने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा भाई साहब आपके पास आपका असिस्टेंट है, उसको मेरे ऑफिस भेजिए। ऑफिस में लड़का आया, क्या दीदी क्यों बुलाया? मैंने कहा हमारा ऑफिस ध्यान से देखो। तो उसने देखा, हम कहा फोटो खींचो और जाओ। 1 सप्ताह बाद मैंने उस डायरेक्टर को वापस बुलाया और उस लड़के को वापस बुलाया। मैंने देखिए आप पिछली बार जब आए थे ना, तो मेरे कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, मैंने 7 दिन में CPWD से बनवाई है। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, और धमकी दी तो नहीं थी, लेकिन अब पूरी करने की पूरी व्यवस्था है। अब उस सज्जन के लिए मैं एरोगेंट हूं। अब चूंकि वो सज्जन एकेडमिक सर्कल्स में घूमते थे, तो उससे हवा आ गई। फिर उस पत्रकार के पास हवा गई जिसने कहा था अनपढ़ हूं। तो ऐसे करके सिलसिला चलता गया। नॉर्मली नेता ऐसे लोगों से मिलके थोड़ा पैचअप कर लेते हैं, मैं नहीं करती। देखिए स्मृति जी, इसे कहा जाता है अंग्रेजी में एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और आज तो आपके वर्ड्स भी जिनको सुनने हैं उन तक पहुंच ही गए होंगे। हमेशा की तरह मुखर रहने के लिए, ऑनेस्ट रहने के लिए और पूछ टेढ़ी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब इसी के ऊपर आएगा मीम। देखिए आप तो ऑनररी मीमर पहले से ही बन चुकी है कि मेरा गिबली कैसा लगता है विद पूछ। थैंक यू फॉर द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच। राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज फॉर स्मृति ईरानी, vocal and outspoken as always.
Can I please request you to stay on stage? आग्रह मैम आपसे, आप थोड़ी देर रुके स्मृति जी मंच पर, और मैं टीवी9 नेटवर्क के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और स्मृति ईरानी जी को शॉल भेंट कर सम्मानित करें। एक बार तालियां हो जाएं।